लास्ट टाइम हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और जिस पे हम काम कर रहे थे वो वीट के साथ नहीं था, तो हमने उसी में कंपोनेंट्स बनाए थे, 3-4 टेस्ट कंपोनेंट्स, और उन्हीं को रेंडर किया था। आज चूँकि नॉर्मली हमारे जो ये फिजिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी भी ये डिमांड थी कि जी वीट ही को कंटिन्यू किया जाए, तो हमने वीट के साथ एक सैम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। इट्स नथिंग एल्स, हमने सिंपली जो लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया भी था कि वीट का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वही क्रिएट किया। तो ये प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग हमें डिफ़ॉल्ट मिली। इसमें आप कुछ चीज़ें देख लें कि नॉर्मली थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और मैं उस फोल्डर स्ट्रक्चर को ज़रा सा रीकैप कर देता हूँ। पहली चीज़ तो यह कि जो इंडेक्स की फ़ाइल थी जिसके अंदर सारा कुछ जाके रेंडर होना था, वो हमें कहाँ मिलती थी? पब्लिक फोल्डर के अंदर मिलती थी। ठीक, अब वीट में वो इंडेक्स की फ़ाइल है, लेकिन वो पब्लिक के अंदर नहीं है, बल्कि वो हमारी हमारी रूट डायरेक्टरी में है। और अगर आप इस इंडेक्स पे जाके देखें तो एग्जैक्टली वही चीज़ है। इसमें एक डिव बनी हुई है और एक रूट है कि सारा कुछ बंडल होके सारा कुछ रेंडर कहाँ पे होगा? बेसिकली इसी रूट पे रेंडर होगा। तो ये एक तो इसकी फाइल लोकेशन जो है वो चेंज हो चुकी है। दूसरी चीज़ अगर आप ये देखें तो वीट.config.js यानी एक कन्फिग्रेशन फाइल आ चुकी है वीट की, जिसमें आप वीट की फंक्शनैलिटी को कुछ कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप इस कन्फिग्रेशन फाइल में उसकी कस्टमाइज हम अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे जब तक हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे नहीं पहुंच जाते। बाकी रीडमी में इट्स नथिंग, जस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आप जस्ट रीडमी पैकेज जेसन वही है। पैकेज लॉग जेसन को वैसे भी हमने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन कर दूं तो जस्ट हल्का सा इन्फॉर्मेशन देता हूं कि अगर आप पैकेज जेसन को ओपन करते हैं ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हम डिपेंडेंसी यूज़ कर रहे हैं उसका नाम और उसका वर्जन लिखा होता है। अगर आप पैकेज लॉग में जाएंगे तो जो जो लाइब्रेरीज हम यूज़ कर रहे हैं उनकी कंप्लीट डिटेल लिखी होती है, कंप्लीट उनके लिंक शिंक्स, यानी उसी पैकेज जेसन फाइल में जो इन्फॉर्मेशन होती है डिपेंडेंसीज की, वो डेप्थ या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो किधर होती है? पैकेज लॉग जेसन में। तो पैकेज लॉग जेसन आप डिलीट भी कर लें तो ये दोबारा बन जाती है अगर आप पैकेज जेसन की वजह से डिपेंडेंसीज को करते वक्त। उसके बाद गिट इग्नोर, अगर आप सारी फाइलें गिट में नहीं करना चाहते, कुछ फाइलों को इग्नोर करना चाहते हैं तो गिट इग्नोर, इस पर हम बात करेंगे बार बार क्योंकि हम गिट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। बाय द वे पब्लिक फोल्डर खाली हो गया, सिवाय इसमें एक वीट.svg का लोगो है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब वो पब्लिक वाला काम इधर आ गया। और सोर्स के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर एक एसेट्स का डिफ़ॉल्ट फोल्डर बना होता है, और इस एसेट्स में आप इमेजेस वगैरह या जो भी स्टैटिक चीज़ें या फाइल्स यूज़ करेंगे वो जब हम करेंगे तो इसको भी देख लेंगे। फिलहाल आप यू आर सेफ टू रिमूव दिस एज वेल। हमारे काम की 2-3 फाइलें हैं। एक हमारी है जी आपकी main.jsx, और main.jsx में ये पहले क्या थी? index.jsx। वेबपैक के केस में ये क्या थी? index.jsx। यहाँ क्या होगी? ये main.jsx, और इसमें वही काम हो रहा है कि app.jsx यहाँ बनी है वो यहाँ इंपोर्ट हो रही है, और इंपोर्ट होके ये उसी तरह रूट में जाके रेंडर हो रही है। ठीक है, इसके बाद main.jsx में ऐप कहाँ से आ रही है? app.jsx में वो फंक्शनल कंपोनेंट लिखा हुआ है और ये यहाँ से आ रहा है। ठीक, सो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। app.css और index.css इसमें कुछ रूट स्टाइल्स हैं, यानी index.css में कुछ जेनेरिक स्टाइल्स हैं जो ग्लोबल हैं, जो पूरे ऐप में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब के लिए एप्लीकेबल होंगे। और app.jsx में वो स्टाइल्स हैं, app.css इसमें वो स्टाइल्स हैं जो कि आपको इस वक्त करंटली नज़र आ रहे हैं, यानी ये लोगोज वाला सेंटर में आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से ये रिमूव कर दूँ ये तमाम स्टाइल्स रिमूव कर दूं तो आप इसकी स्टाइलिंग देखेंगे, दैट इज़ टोटली वो उसकी स्टाइलिंग जो है वो ख़राब हो चुकी है। ठीक है, और यू आर सेफ एक्चुअली टू रिमूव द इंटायर CSS फाइल एज वेल, तो ये भी हो सकता है। और ये जो है कुछ रूट फाइल्स हैं या रूट स्टाइल्स हैं जो कि पूरे प्रोजेक्ट में, ये जब हम खुद अपनी थीम बनाएंगे तो रूट स्टाइल्स भी हम खुद ही लिखेंगे, ज़ाहिर है जब अब अपनी स्टाइलिंग करेंगे। बहरहाल एनफ डिस्कशन, आई थिंक ये ब्रीफ सा तारुफ था। हमने लास्ट टाइम क्या किया, हम सोर्स के अंदर आए थे और हमने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया था कंपोनेंट्स का, और मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ जी आप कह लें जी पेजेस। अच्छा, ये पेजेस में पेज नहीं होगा, ये भी कंपोनेंट ही होगा, लेकिन हम एक यूँ करेंगे कि हम 4 या 5 कंपोनेंट्स को बनाएंगे अलग अलग रीयूजेबल कंपोनेंट्स को, और उनको फिर मिला के एक पेज में रेंडर कर देंगे। तो हम लेट सपोज अगर हमारा होम पेज है तो होम पेज में टॉप मेन्यू बार हो सकती है, नेव बार हो सकती है, आपकी जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है वो रेंडर हो सकती है। तो हम 2 तरह के कंपोनेंट्स बनाएंगे, मतलब अच्छी अप्रोच है, बाकी इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक को हम कहेंगे पेज लेवल कंपोनेंट, यानी होगा वो भी कंपोनेंट ही, लेकिन वो अपने अंदर क्या करेगा, बाकी कंपोनेंट्स को इनक्लोज करेगा। अभी मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल इट्स गुड अप्रोच कि आप यहाँ 2 फोल्डर बना लें, एक का नाम पेजेस रख लें और एक का नाम क्या रख लें, कंपोनेंट्स रख लें। बार बार कह रहा हूँ पेजेस में भी कंपोनेंट्स होंगे, रिएक्ट में सब कुछ कंपोनेंट ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे 2 पेज या 3 पेज जैसे लास्ट टाइम क्रिएट किए थे, एक अबाउट का, एक होम का
और एक कॉन्टैक्ट का। ये 3 पेज बना लूँगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले करूँगा जी home.jsx। कन्वेंशन है, मतलब बेहतर है कि आप जो कंपोनेंट्स होंगे, या मैं सिर्फ कंपोनेंट्स बोलूँगा या फंक्शनल कंपोनेंट्स का, तो उनके जो नेम है वो कैपिटल से स्टार्ट करें, ठीक है। और अगर आप, अब मेरे पास एक शॉर्टकट है RFCE जो कि नॉर्मली ये काम करता था उस केस में व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट वेब पेज, तो इसमें ये काम नहीं कर रहा। वैसे हम करते ये थे कि RFCE लिखते थे तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट ऑटो बन जाता था, ठीक है। तो हमें मे बी सॉरी, अच्छा करता है, तो फिर हमारे पास इसका मतलब यहाँ पे कोई एक्सटेंशन जो है वो मिसिंग है। तो हम यहाँ से एक्सटेंशन, मतलब जितनी भी हमारी रैपिड डेवलपमेंट है ना, मैं आपको दो तीन चीज़ें आसानी के लिए बता देता हूँ। नॉर्मली अगर हमें ये कोई एक्सटेंशन का सहारा नहीं लेते ना हमें, तो हमें सब कुछ खुद कोड करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं जैसे होम, तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन होम और दिस और फिर मैं यहाँ पे कोई डिव लिख देता हूँ। तो अब अगर मैं ये सारा काम करूँ तो हमें पता है कि ये काम हमने बेशुमार दफ़ा करना है, बार बार करना है, फंक्शनल कंपोनेंट्स क्रिएट करने वाला, और इसका सिंटैक्स हमें ऑलरेडी पता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई शॉर्टकट हो जिससे क्विकली डेवलपमेंट में तेज़ी हो और आसानी हो, तो हम उस तरह से ये कर सकें। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं यानी कोई कीवर्ड लिखूँ तो ये पूरा फंक्शनल कंपोनेंट खुद बन जाए। तो ऐसे कामों के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, हमें वो डाउनलोड करनी पड़ती हैं। मेरे ख्याल में ये सिस्टम चेंज हुआ है, बिकॉज प्रीवियस सिस्टम में आई रिमेंबर कि मेरे पास वो एक्सटेंशंस थी। तो आप सिंपली यहाँ पे एक वो है, किसी को याद है क्या नाम है उसका? नहीं, सिंपली ये है मेरे ख्याल में, ये वाली एक्सटेंशन है, आई थिंक हम इसे चेक कर सकते हैं, जिसमें ES7 प्लस रिएक्ट प्लस रिडक्स, या ये वाली है, दिस वन आई थिंक। नहीं, नॉर्मली व्हाट आई प्रेफर इज के जिसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा होती है या जिसके डाउनलोड सबसे ज़्यादा होते हैं, मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो हम इसको डाउनलोड करते हैं, अगर ये सेटिस्फाई ना किया इसने हमें, तो हम कोई और चेंज कर लेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सटेंशन चॉइसेस इन फैक्ट दैट यू कैन एक्चुअली गो इन विद। तो मैं एक ये कर लेता हूँ, और ये किस लिए है, ये हमारे की कंपोनेंट्स की शॉर्टकट से क्रिएशन के लिए, ठीक है। और एक और एक्सटेंशन है जिसके लिए व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट, हाँ, नॉर्मली अगर आप ये देखें तो ये जो हमने एसेट का फोल्डर बनाया है, कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया है, पेज का फोल्डर बनाया है, तो ये कुछ के साथ ये आइकन्स शो हो रहे हैं और कुछ के साथ ये आइकन्स नहीं शो हो रहे। तो ये आइकन्स है ना, आपको देख के एक तो विजुअली बड़ी अपीलिंग होती है और एक अंडरस्टैंडिंग में आसानी होती है, स्पेशली जब आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है। तो एक और एक्सटेंशन है जिसको हम कहते हैं मटेरियल आइकन, ठीक है। ये मटेरियल आइकन की थीम है। ये सिर्फ मतलब क्या करता है, आपके जो फोल्डर या फाइल स्ट्रक्चर है उसमें हर एक फाइल को उसकी एक्सटेंशन की बेस पे आइकन असाइन कर देता है। तो हमारे लिए वो रीड करना ही। अब ये देखें, पहले यहाँ कोई आइकन नहीं था, आप देखें पेजेस के लिए उसने अलग से आइकन बना लिया, या फोल्डर आइकन बना लिया, कंपोनेंट्स के लिए अलग बना लिया, एसेट्स के लिए अलग बना लिया, और ये सारे के सारे। एंड दिस इज ऑब्वियसली ईजी टू रीड एंड ईजी टू ऑब्वियसली वर्क विद। तो अब हमारी दोनों एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी हैं। एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते वक्त ये एक्सटेंशन के उसमें जाएँ, यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपके पास होती हैं, जितनी भी इंस्टॉल्ड होती हैं वो यहाँ पे होती हैं, जितनी रिकमेंडेड होती हैं आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये सारी की सारी रिकमेंडेड है, ठीक है। बहरहाल हमें सिर्फ 2 ही चाहिए थी। अब हम यहाँ से जाके इसको डिलीट करते हैं और हमें RFCE, यस दिस इज़ व्हाट, ये चीज़ मैं चाह रहा था कि हमें सब कुछ मैनुअली करना पड़ता है, तो हम सिर्फ इस एक्सटेंशन के बाद लिखेंगे RAFCE। ये RFCE तो हमारे पास एक पूरा का पूरा फंक्शनल कंपोनेंट जो वो बन के आ जाएगा। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने किया था, एक हमारा होम कंपोनेंट बन गया या होम पेज बन गया, दूसरा हमारा बन गया जी हमारा about.jsx, और तीसरा हमारा बन गया contact.jsx। तो ये 3, अब इन तीनों में कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप ये देखें कि ये जो नेम है ये कहाँ से पिक कर रहा है, फाइल का नेम पिक कर रहा है, तो एज इट इज़ ऑटोमेटिकली वही चीज़ उठा रहा है। एंड देन RFCE जस्ट क्विकली, और ये हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आ गए। अब हमने क्या करना था, इन्हीं तीनों कंपोनेंट्स को कहीं किसी और जगह पे, यानी जाहिर है ये डिस्प्ले तभी होंगे जब आप इनको क्या करेंगे, रेंडर करेंगे या यूज़ करेंगे कहीं। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपने सारे कंपोनेंट्स कहाँ यूज़ करते हैं, ऐप में यूज़ करते हैं। तो ऐप में इस वक्त जितना कुछ भी पहले से मौजूद है मैं वो सारा कुछ हटा देता हूँ, और यहाँ से ये
अच्छा, आप अक्सर रिएक्ट में ना ये एम्प्टी टैग्स देखेंगे, तो ये एम्प्टी टैग्स क्यों है, ज़रा इसकी हकीकत जान लें। आप जितने भी फंक्शनल कंपोनेंट्स लिखेंगे ना रिएक्ट में, उन तमाम फंक्शनल कंपोनेंट्स में आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को रिटर्न नहीं कर सकते। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं ये एम्प्टी टैग्स हैं, इनको वैसे फ्रेगमेंट टैग्स कहते हैं, ये जो खाली टैग्स लिखे होते हैं इनको क्या बोलते हैं, तो मैं इनको एम्प्टी इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद सम पीपल माइट गेट कन्फ्यूज्ड। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ h1 लिखूँ और साथ ही में मैं यहाँ पे लिख दूँ हेलो और इसके साथ ही लिख दूँ p और p के साथ भी लिख दूँ टेस्ट और सेव करूँ, तो कैन यू सी दिस एरर। और ये एरर क्या कह रहा है, अनडिटरमिन्ड रेजेक्स लिटरल। ठीक है, रेजेक्स क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन। जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट या बाकी किसी भी लैंग्वेज में रेजेक्स यूनिवर्सल है, सारी लैंग्वेजेस में यूज़ होती है। एक खास पैटर्न बेस्ड लैंग्वेज है जिससे आप स्ट्रिंग पैटर्न या किसी भी किस्म के पैटर्न को मैच कर सकते हैं। बहरहाल फिलहाल इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस रेजेक्स क्या है। बहरहाल ये इशू क्या है, ये इशू ये है कि हम किसी भी फंक्शनल कंपोनेंट में एक से ज़्यादा चीज़ों को रिटर्न नहीं करवा सकते। अगर लेट्स सपोज ये एक से ज़्यादा चीज़ों का मतलब क्या है, ये एक h1 है और एक p है, दो एलिमेंट्स रिटर्न हो रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हमें ये अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स रिटर्न करने हो तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम उन्हें किसी न किसी और डिव में रैप कर दें या किसी न किसी और एलिमेंट में रैप कर दें और फिर इसको रिटर्न करें और फिर कोई एरर नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात। अब सवाल ये है कि अगर एक दो कंपोनेंट है तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप हर कंपोनेंट में रिटर्न करवाने के लिए एक डिव एज अ पेरेंट सिर्फ इसलिए यूज करें कि मल्टीपल एलिमेंट्स को रिटर्न करना अलाउ नहीं है, तो फिर आपके डॉम में बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनका कोई मकसद नहीं है। तो आपका डॉम ट्री खामखा में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि ये एक कंपोनेंट है ना। अगर तीनों कंपोनेंट्स में आप एक डिव सिर्फ रैपर के तौर पे इस्तेमाल करें तो इसका मतलब है आपकी वेब पेज फाइनल जो रेंडर होगा उसमें 3 एक्स्ट्रा डिव्स हैं आपके डॉम ट्री में खामखा, जिनका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ रैपिंग के लिए। तो इस काम से बचने के लिए रिएक्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया हमें कि हम ये एम्प्टी टैग्स में रैप कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये एम्प्टी टैग्स, जिनको अब फ्रेगमेंट टैग कहूँगा मैं, ये बतौर रैपर काम करते हैं, और दूसरा इनका फ़ायदा ये है कि ये डॉम में एक्स्ट्रा एलिमेंट क्रिएट ही नहीं करते। समझ आ गई बात। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ फ्रेगमेंट टैग, कि एक तो ये रैपर के तौर पे काम करते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये डॉम में जाके एक्स्ट्रा एलिमेंट क्रिएट नहीं करते। दैट्स इट। तो इसलिए एम्प्टी टैग्स थे। बहरहाल तो अब मुझे ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, अब इफ़ यू कैन सी इट, अब मैं ना वीट लोगो यूज़ कर रहा हूँ, ना मैं रिएक्ट लोगो यूज़ कर रहा हूँ, ना यूज स्टेट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जितनी भी इंपोर्ट हो रही हैं इन तमाम क्या करता हूँ मैं, डिलीट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, स्टिल नो एरर। और यहाँ पे मुझे क्या यूज़ करना है, जो मैंने 3 कंपोनेंट्स बना के अलग से रख लिए, मैं उन तीनों को यूज़ करूँगा। सो लेट मी इम्पोर्ट होम, यहाँ से नीचे आएँ तो एक और एक्सटेंशन होती है वैसे जो ऑटो इंपोर्ट कर लेती है, हम उसको भी देख लेंगे। ये जितने भी काम हो रहे थे ना रैपिड डेवलपमेंट के, हम साथ साथ जो जो एक्सटेंशन जरूरत पड़ी हम वो कर लेंगे। तो अब हमारे पास नुकसान क्या है कि हमें अगर ऑटो इंपोर्ट नहीं होता तो हमें मैनुअली सारा पाथ लिखना पड़ता है। ठीक है, सो मैं कहता हूँ जी आप यहाँ पे, अभी मैं इस वक्त किधर खड़ा हूँ, ऐप में, और ऐप के अंदर या इसी फोल्डर में मेरे पास क्या है, एक पेजेस का फोल्डर है। सो व्हाट आई बी डूइंग इज कि करंट फोल्डर में आपके पास पेजेस का फोल्डर है, और पेजेस के फोल्डर में आपके पास क्या है, होम का एक कंपोनेंट है। ठीक, सो वाई समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आई। नहीं, पेजेस सोर्स में ज़रूर पड़े हुए हैं, लेकिन मैं जो पाथ बना रहे हैं हमारे, तो app.jsx भी तो सोर्स में ही पड़ी हुई है ना। तो हमारा पाथ शुरू यहाँ से हो रहा है। दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट पाथ ना, ये रिलेटिव पाथ है। इंपोर्ट होम फ्रॉम पेजेस। आप पाथ की साइंस को ना भूलें कि मतलब हमने फ्रॉम नहीं लिखा था शायद, दिस वाज द प्रॉब्लम। पाथ का मतलब ये है कि हमने सोर्स नहीं लिखना। वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम यहाँ पे ये करते ना src, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें सारा पाथ देना पड़ता। सारा पाथ का मतलब ये है कि हम सी से स्टार्ट करते, सी के आगे यूजर्स होते, यूजर्स के आगे डेस्कटॉप होता, डेस्कटॉप के अंदर हमारे प्रोजेक्ट का नाम होता। तो हमने कभी भी एब्सोल्यूट पाथ यानी पूरा पाथ नहीं देना होता, हमने रिलेटिव पाथ देना होता है। रिलेटिव पाथ यहीं से स्टार्ट होता है कि जिस फोल्डर में app.jsx पड़ी है, इसी फोल्डर में पेजेस का फोल्डर भी पड़ा है। तो डॉट का मतलब क्या होता है, करंट फोल्डर। स्लैश का मतलब क्या होता है, करंट फोल्डर के अंदर पेजेस का फोल्डर, और पेजेस के अंदर क्या है, होम का कंपोनेंट है। ठीक है, दैट वाज समथिंग। और अगर मैं अब इसे यहाँ से करूँ तो ये आपको पता है कि ये यूज़र डिफाइंड
टैग है जो कि XML में अलाउड है, और ऑब्वियसली XML की दूसरी डिस्क्रिप्शन क्या है, ये क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों हो गए। और अब अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो मुझे यहाँ पे होम लिखा नजर आना चाहिए, विच इज़ दिस वन। और ये जो स्टाइलिंग अभी भी आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, हमारी index.css से। तो हम यहाँ index.css से सिर्फ रूट स्टाइलिंग रहने देते हैं और बाकी सारी स्टाइलिंग को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये रूट का मतलब जो कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स पे, दैट्स व्हाट, ठीक। और अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर भी ना हो तो आप सिंपली जाके यहाँ से ये कलर शलर की स्पेसिफिकेशन भी ख़त्म कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड कलर यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको भी डिलीट कर दें तो आपके पास वो कलर वाइट आएगा, और इसके अंदर आपके पास उसका कलर वाइट था, ओके। तो देन हम फिलहाल के लिए रहने देते हैं, इस कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब इसी तरह हमारे पास एक होम का कंपोनेंट आ गया, हमने इसी तरह अबाउट के कंपोनेंट को रेंडर करना है। और अबाउट के कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए आपको पता है किसी भी कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए उसे इंपोर्ट करना ज़रूरी है। तो मुझे यहाँ पे यही करना है और इसको अबाउट कर देना है, ठीक है। फिर इसी तरह मुझे तीसरा कंपोनेंट देना है विच इज़ अबाउट, सॉरी नॉट अबाउट, दैट इज़ कॉन्टैक्ट। तो अब आप देख रहे हैं कि मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्सटेंशन कर लेते हैं। स्ट्रगल क्या कि मुझे कंपोनेंट का नाम लिखना है, फिर ऊपर जाके उसे मैनुअली इंपोर्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है, इट्स लॉट ऑफ वर्क। तो यहाँ पे आप एक और एक्सटेंशन कर लें, क्या, ऑटो इंपोर्ट। उससे होगा ये, एक तो मैं दोनों कर रहा हूँ, एक तो ये ऑटो इंपोर्ट कर रहा हूँ और एक ऑटो रीनेम टैग कर रहा हूँ। ऑटो इंपोर्ट क्या करेगा कि जब हम यहाँ कंपोनेंट का नाम लिखेंगे तो ऊपर ये उस कंपोनेंट के नाम की बेस पे उसे क्या कर लेगा, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेगा। और ऑटो रीनेम टैग का मतलब क्या है, अभी अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी थी div, और यहाँ पे मैंने लिखा था div। अब मिसाल के तौर पे मैं इस टैग का नाम चेंज करके div से सेक्शन करना चाहता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे करूंगा ना सेक्शन, तो मुझे मैनुअली यहाँ आके भी करना पड़ेगा। तो ऑटो रीनेम का मतलब क्या होगा कि अगर वो एक्सटेंशन मेरी इंस्टॉल होगी तो मैं किसी टैग को रीनेम करूंगा तो उसका एसोसिएटेड क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा। गॉट इट। तो ये सारी एक्सटेंशंस, अच्छा हुआ कि हमारा सिस्टम फ्रेश हुआ तो हमें ये भी पता लग गया कि हमें कौन कौन सी एक्सटेंशंस करनी है। अदरवाइज मेरे सिस्टम में तो ये ऑलरेडी थी, तो मैं रैपिडली डेवलप कर रहा था, तो अक्सर लोग नॉर्मली कंफ्यूज होते हैं यार कि ये उनका ये काम हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा। तो बेसिकली बिहाइंड द सीन ये एक्सटेंशन सेटअप हुई होती हैं। तो एनीवेज मैंने दो कर ली हैं, एक तो कर ली ऑटो इंपोर्ट और दूसरी मैंने कर ली ऑटो रीनेम टैग। आप चाहें तो ऑटो क्लोज टैग भी कर लें कि अगर आप सम टाइम टैग लिखते वक्त टैग का क्लोजिंग टैग देना भूल जाए तो ये क्या कर लेगा, खुद ही टैग को क्लोज कर देगा। हम देखेंगे, हमें जरूरत पड़ी तो हम उसकी तरफ भी चले जाएंगे। सो नाउ लेट्स सी, अगर अब मैं यहाँ पे इसे सेव करता हूँ, यहाँ से वापस जाता हूँ और अब मैं इस सेक्शन को यहाँ से हटा के डिलीट कर देता हूँ। इट शुड एक्चुअली डू दिस जॉब फॉर अस, कि इसको भी इसे डिलीट करना चाहिए। मेरे ख्याल में समटाइम ऐसा होता है कि एक्सटेंशन करने के बाद एक दफ़ा आपको IDE को रीलोड करना पड़ता है। अगर एक्सटेंशंस पिकअप ना हो रही हो तो आप रीलोड करेंगे तो दैट शुड वर्क फाइन। एनीवेज अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि कॉन्टैक्ट मेरा ऑटो इंपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। सो कॉन्टैक्ट, तो अभी भी ऑटो इंपोर्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आई नीड टू रीलोड इट। तो मैं इसके दोबारा करता हूँ क्लोज और यहाँ से दोबारा क्या कर देता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ आए ओके, npm run dev। अब अगर मैं इसके चलने के बाद ये कमांड्स लिखूंगा तो इट शुड ऑटोमेटिकली पिक अप दोज थिंग्स, अगर इफ एवरीथिंग गोज वेल। तो अबाउट और होम हमारे रेंडर हो गए। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट, नो अभी भी नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई। अगर ये अभी भी नहीं हो रहा तो तीसरे केस में हमारी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमें मे बी इनकी कन्फिग्रेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम करनी पड़े। और कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं, आप दोबारा यहाँ पे जाएं, ये चेक कर लीजिएगा, हम अभी इस पर टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि मे बी इट कैन टेक मोर टाइम।
तो आप जो जो इंस्टॉल्ड है ना आपकी, इसके नीचे आएंगी, आप इस इंस्टॉल्ड और लेट सपोज ऑटो इंपोर्ट है, आप इसको चेक करना चाह रहे हैं तो आप इसकी सेटिंग्स में जाएं और या इसको स्ट्रेट अवे ओपन कर लें। ओपन करेंगे तो ये जो एक्सटेंशन जिस पे आपने क्लिक किया होगा वो सारी की सारी राइट साइड पे खुल जाएगी और ऑटोमेटिकली फाइंड्स पार्सेस, ये सारा कुछ आपको तारुफ बताएगी। और अगर इसकी कोई नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो आपको खुद करनी है तो ये कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताएगी कि आपने कहाँ कहाँ जाके क्या क्या करना है। ठीक इसी तरह अगर आप ऑटो रीनेम टैग में जाएंगे, नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मे बी कि मैं सेकंड टाइम रीलोड करूँ तो ये ऑटोमेटिकली पिक कर ले, नॉर्मली नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप एक दो दफ़ा रीलोड करें और फिर भी वो पिक ना कर रहा हो तो फिर मे बी कि आप इनके डॉक्यूमेंटेशन में जाके इनकी कॉन्फ़िगरेशन को देख लें कि हाउ टू सेट इट अप। ठीक है, ये आपको पूरी की पूरी चीज़ इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये देखें यहाँ पे, और ये क्या बता रहा है, ऐड एंट्री इनटू द ऑटो रीनेम टैग एक्टिव टू दिस 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 वगैरह वगैरह। आप सिंपली इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में जाके ये डाल देंगे। और अगर इस पे आएंगे तो मे भी कल तक अगर इसने हमारे साथ ना किया तो मैं छोटा सा आपको रिकैप दे दूंगा, इसकी सेटिंग ओपन करके उस settings.json में जाके सारी एंट्रीज कैसे डालते हैं। ठीक है, एनीवेज नॉर्मली जो डेवलपर्स होते हैं वो एक दफ़ा अपना वर्क एनवायरनमेंट सेट कर लेते हैं और फिर उनको नॉर्मली वो प्रॉब्लम बार बार नहीं आता। तो आपसे भी ये रिकमेंडेड है कि आप अपना सिस्टम जो है जितने भी एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है एक ही दफ़ा सेटअप कर लें और फिर उसके बाद ताकि आपको ये प्रॉब्लम बार बार फेस ना करने पड़े, ताकि हमारा बहुत सारा टाइम बचे। एनीवेज जी, सो यहाँ तक मैंने क्या किया, 3 सिंपली कंपोनेंट्स बनाए और तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पे रेंडर कर दिए और यही काम हमने लास्ट टाइम तक किया था, कि यूँ समझें कि अभी तक हमारा रिकैप हुआ है, कोई एडिशनल काम नहीं किया। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं और वो इम्पॉर्टेंट काम है प्लेइंग विद डेटा, यानी फंक्शनल कंपोनेंट्स में डेटा के साथ कैसे खेल सकते हैं। डेटा क्या होता है बेसिकली और डेटा कैसे रिप्रेजेंट होता है ये आपको पहले ही पता है। डेटा रिप्रेजेंट होता है वेरिएबल से, उस वेरिएबल में आप ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, अरे भी रख सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, बूलियन भी रख सकते हैं और इन सारों का मिक्स एंड मैच भी रख सकते हैं। ठीक है, ये आप सबको पहले से पता है। वनीला जेएस में हमने ये कहा था कि जब आप किसी फंक्शन में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप सिंपली या लेट इस्तेमाल करते हैं या कॉन्स्ट इस्तेमाल करते हैं या वॉर इस्तेमाल करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक चीज़ पढ़ी थी और वो कौन सी पढ़ी थी, लेट पढ़ी थी। अब नॉर्मली याद रखिएगा इन तीनों में लेट, वॉर और कॉन्स्ट में स्कोप का डिफरेंस होता है। इनफैक्ट लेट और वॉर में स्कोप का डिफरेंस होता है, कॉन्स्ट में एक और रॉकेट साइंस है। अब आप लेट सपोज मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, लेट ए इक्वल्स टू 90। आप सबको पता है कि ए का मतलब है कि मेमोरी में जाके एक लोकेशन रिजर्व हुई और 90 का मतलब है कि 90 डेटा मेमोरी उस लोकेशन में जाके स्टोर हो गया। अब अगर ये मैंने पीछे इसके लेट लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये लेट सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबल होगा किसके अंदर, इसी फंक्शन के बॉडी के अंदर। अगर मैं ये वॉर लिखूं तो वॉर अगर किसी फंक्शन के अंदर है तो फिर तो वो फंक्शन के अंदर ही एक्सेप्ट होगा, लेकिन नॉर्मली वॉर का कीवर्ड तब इस्तेमाल होता है जब आप किसी वेरिएबल को ग्लोबल बनाना चाहें। ग्लोबल का मतलब यह है कि आपके पास 10-12 फंक्शंस हैं और आप उन सब फंक्शंस के ऊपर टॉप पे या बॉटम पे कहीं भी वॉर के साथ कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें तो वो वेरिएबल सारे के सारे फंक्शंस में और फंक्शंस के आउटसाइड जहाँ जहाँ उसको एक्सेस करेंगे वो क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा। तो नॉर्मली वॉर का इस्तेमाल मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में अनलेस कि आपकी कोई बहुत अर्जेंट नीड है डिस्करेज किया जाता है। तो आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए नॉर्मली आमतौर पे वॉर का इस्तेमाल नहीं करते। उसकी वजह पता है क्या होती है, अगर आप, मैं छोटी सी वजह एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर किसी को फिर भी समझना है तो मुझे बताइएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट के कीवर्ड के साथ, तो ये वेरिएबल मेमोरी में उस वक्त तक क्रिएट नहीं होगा जब तक ये फंक्शन कॉल और एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी नॉर्मली जब कोई फंक्शन कॉल होता है तो उस फंक्शन के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो उस फंक्शन के कॉल के दौरान मेमोरी में जाके क्रिएट होते हैं और जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होकर अपनी एग्जीक्यूशन खत्म कर चुकता है तो वो तमाम के तमाम वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं, वापस फ्लश हो जाते हैं। यानी आपकी मेमोरी असाइन होती है और दोबारा क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग लेट। लेकिन अगर आपने कोई वॉर का वेरिएबल इस्तेमाल, वॉर का कीवर्ड इस्तेमाल करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और वो ग्लोबल है, तो इसका मतलब यह है कि वो उस वक्त तक मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई रखेगा जब तक आपका पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता। ग्लोबल का मतलब क्या है कि इट इज अवेलेबल फॉर द एंटायर फाइल और एंटायर प्रोजेक्ट, अगर वो सारा एक ही फाइल में है या इवन आप इंक्लूड एक्सक्लूड भी करें। तो वॉर का नुकसान ये है और वॉर इसीलिए डेंजरस भी है। तो इसलिए मैंने कहा कि वॉर का इस्तेमाल तब आप करेंगे जब आपको अच्छी खासी समझ होगी, सोच-बूझ होगी कि वॉर का वेरिएबल, हमें जाहिर है पूरे प्रोग्राम में कोई वेरिएबल चाहिए तो तब। तो टेक्निकली इंटरनली इनमें डिफरेंस ये है कि वॉर, जब आप वॉर के साथ कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इट रिमेन्स अवेलेबल, यानी वेरिएबल रिमेन्स अवेलेबल इन द मेमोरी। और वेरिएबल रिमेन्स अवेलेबल इन द मेमोरी का मतलब क्या है कि मेमोरी की वो जगह क्या है, ऑक्यूपाइड रहेगी।
अब मिसाल के तौर पे आपके 10 वेरिएबल्स हैं और 10 के 10 वार में है, तो इसका मतलब यह है कि आपके प्रोग्राम को वो वेरिएबल चाहिए हो या ना चाहिए हो, वो मेमोरी में रहेंगे और वो जगह ऑक्यूपाई किए रखेंगे जब तक पूरा प्रोग्राम आपका खत्म टर्मिनेट नहीं हो जाता। अब मिसाल के तौर पे आप एक गेम खेल रहे हैं, अब उस गेम में सपोज करें, मैं वैसे एक रॉ सी एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट टू मेक माय मीनिंग्स क्लियर, तो उस गेम में आपको यानी 15 से 20 वेरिएबल्स आपने वॉर के साथ डिक्लेयर किया, तो इसका मतलब है जब तक वो गेम चलती रहेगी वो सारे के सारे वेरिएबल्स मेमोरी की जगह को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई रखेंगे, चाहे वो यूज हो रहे हो या ना हो रहे हो। तो लेट का क्या बेनिफिट है, ये स्कोप्ड, नॉर्मली वेरिएबल को क्या करता है, स्कोप्ड कर देता है। स्कोप्ड का मतलब क्या है कि जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूशन में रहेगा ये वेरिएबल्स या ये वेरिएबल मेमोरी में ऑक्यूपाइड रहेंगे, या जगह मेमोरी में क्या रहेगी, ऑक्यूपाइड रहेगी। जो ही वो फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन खत्म करेगा मेमोरी से वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर होगी ये बात। तो नॉर्मली हम यूज क्या करेंगे ज्यादातर, या लेट या कॉन्स्ट। तो लेट और वॉर का फर्क पता लग गया ना, अब जरा कॉन्स्ट की तरफ आते हैं। क्लियर है, कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। अब मैंने लेट में लिखा जी लेट a इक्वल्स टू 90, मैं बाद में आके कर देता हूं जी a इक्वल्स टू लेट सपोज, अब वैसे ये डिजास्टर्स काम है कि आप पहले वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू असाइन कर रहे हैं एक नंबर, और बाद में जाके उसको क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, स्ट्रिंग। बहरहाल चाहे आप स्ट्रिंग करें चाहे नंबर करें, कुछ भी करें, जावास्क्रिप्ट इसको अलाउ करता है। ठीक, सम टाइम ऐसी हरकत एक कैटास्ट्रॉफिक हो सकती है कि आपने किसी एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन की और लेटर ऑन नीचे उसी प्रोग्राम के किसी हिस्से में जाके उस वेरिएबल की वैल्यू को ओवरराइड कर दिया, हालांकि आपका मकसद गलती से जानबूझ के, हालांकि मकसद आप उसकी वैल्यू को रिप्लेस करना नहीं था। तो जब आप ये चाहते हैं कि किसी वेरिएबल में अगर मैं एक वैल्यू असाइन कर दूं तो उसको कोई चेंज ना कर सके या उसको रीअसाइन कोई ना कर सके, तो फिर आप उस वेरिएबल को क्या डिक्लेयर कर दें, कॉन्स्ट के बजाय, सॉरी लेट के बजाय क्या कर दें, कॉन्स्ट कर दें। अगर आप ये करेंगे ना कॉन्स्ट, तो फिर ये एरर देगा मे बी जब एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यानी कि आप ए में यानी ए को रीअसाइन नहीं कर सकते, या आप ये भी नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट का वैसे मतलब क्या होता है, नॉर्मल लाइफ में कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। कांस्टेंट का मतलब ही फिक्स होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू मतलब चेंज नहीं हो सकती। वेरिएबल का मतलब है वेरी, और कांस्टेंट का मतलब, तो जिस वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त कांस्ट लगाएंगे तो इसका मतलब नाउ दैट वेरिएबल इज नो मोर अ वेरिएबल, दैट हैज बिकम अ कांस्टेंट। हाँ, ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि अरे और ऑब्जेक्ट वो वैल्यूज नहीं होती, वो क्या होता है, रेफरेंस होता है। तो अगर नॉर्मली अगर आपने एक पूरे ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन करना है, तो अगर तो वो क्लोन हुआ है तो फिर तो ये असाइनमेंट की इजाजत नहीं देगा। लेकिन अगर क्लोन नहीं हुआ, असाइनमेंट से मुराद एक ये भी है कि मिसाल के तौर पे आपने एक ऑब्जेक्ट लिखा पर्सन, उसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज हैं, उन यानी नेम है, एज है, क्वालिफिकेशन है और स्किल है। तो आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, आप सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं, स्किल्स चेंज कर रहे हैं। तो पूरा ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं हुआ। इन दैट केस वो कांस्टेंट भी होगा तो उसकी एक प्रॉपर्टी चेंज करना अलाउ करेगा, अनलेस कि आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को क्लोन करें। ये क्लोन क्या होता है या डीप क्लोन क्या होता है, ये भी एक थोड़ी सी फिलॉसफी है, तो उसमें हो जाएगा। अगर आप एक सिंगल इंडिविजुअल प्रॉपर्टी चेंज करेंगे या अरे का एक एलिमेंट चेंज करेंगे तो दैट माइट एक्चुअली टेक इफेक्ट। जी बिल्कुल, वो दोनों रेफरेंस बेस्ड है, उनके लिए थोड़ी सी एक्सेप्शन। तो बाकी कॉन्स्ट और लेट और वॉर, इन तीनों का जेनेरिक कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना आपको। अब नॉर्मली जब हम फंक्शंस के साथ प्ले करते हैं, स्पेशली रिएक्ट में फंक्शन के साथ या फंक्शनल कंपोनेंट के साथ, तो मैंने लास्ट लेक्चर में शायद आपको बताया था 2 तरह के पहले कंपोनेंट होते थे रिएक्ट के अंदर। एक होता था स्टेटलेस कंपोनेंट, एक होता था स्टेटफुल कंपोनेंट, या इन्हीं चीज़ों का दूसरा नाम है क्लास बेस्ड कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो मैंने आपको कहा कि रिएक्ट 16 अभी रिएक्ट का 18+ वर्जन चल रहा है, तो रिएक्ट 16.8 वर्जन के बाद क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स को इनकरेज नहीं किया जाता। वही सारी कैपेबिलिटीज जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में थी वो सारी की सारी किसमें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स में इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। और वो कैपेबिलिटीज थी क्या, वो यही थी, डेटा और स्टेट चेंज या स्टेट को मेंटेन करना। वो क्या होती है, लेट्स टॉक अबाउट। अच्छा, अभी ये वाला जो स्टाइल है वेरिएबल को डिक्लेयर और वैल्यू इनिशियलाइज करने का, ये स्टाइल कौन सा है, वनीला जेएस का है। हम प्लेन वनीला जेएस में ये करते थे ना, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसमें एक वैल्यू साइन कर दी। ठीक है, अभी मैं पहले आपको बताऊंगा इसका नुकसान और फिर बताऊंगा ऑल्टरनेट वे के रिएक्ट वैल्यूज को
कैसे सेव करता है और कैसे मैनिपुलेट करता है। ठीक है, पहले इसका नुकसान देख लीजिए। जी कहते थे, अब चूंकि स्टेट यानी बीच में फर्क सिर्फ स्टेट का ही था कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में आप स्टेट मैनेज कर सकते थे और जो फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट मैनेज नहीं कर सकते। अब फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब कंपैरिजन के, सॉरी जी, दोनों स्टेट फुल हो गए, बिल्कुल दोनों स्टेट फुल हो गए। मर्ज नहीं कर दिया, यूं समझें कि फंक्शनल कंपोनेंट्स की फंक्शनैलिटी को एनहांस करके क्लास के बराबर कर दिया। स्टिल आपके पास चॉइसेस दो ही हैं, अगर आप क्लास बेस्ड यूज कर रहे हैं तो फिर फंक्शनल यूज नहीं कर सकते, यानी दोनों को इकट्ठा यूज, मर्ज करने का मतलब ये है कि दोनों को इकट्ठा यूज कर लें, क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर फंक्शनल कंपोनेंट। दैट्स नॉट द केस। आप यूं समझें कि फंक्शनल कंपोनेंट्स की कैपेबिलिटीज लिमिटेड थी, इसकी कैपेबिलिटी को एनहांस करके क्लास बेस के साथ खड़ा कर दिया गया। तो नाउ यू हैव टू चॉइसेस, आइदर यू हैव टू यूज द क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स टू मैनेज द स्टेट और you have to use the functional component to manage the state. We will only be using functional components, चाहे वो stateless हो, चाहे वो stateful हो। अच्छा, ये state होती क्या भला है, ये आपको state पढ़ेंगे तो समझ आएगी ना, पहले मुझे state समझाने दें, फिर आपको समझ आएगी stateless और stateful क्या। अभी आपको मैंने यही नहीं बताया कि state क्या भला है, तो आप वैसे ही पूछ रहे हैं stateful है, stateless है, stateful है, state। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ state क्या होती है, आप कहेंगे चुप, तुम्हें सवाल क्यों पूछ रहे हो, मुझे state तो पढ़ाने दो पहले। एनीवेज, स्टेट कहते हैं बेटा किसी डेटा को, मिसाल के तौर पे ये ए जो है इस वक्त ए की क्या स्टेट है, जरा मैं आप चलें आपको जरा आसानी से, इस वक्त ए एक वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल की दो पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं। कौन कौन सी स्टेट्स हो सकती हैं, या इस वेरिएबल में कुछ नहीं पड़ा या इस वेरिएबल में कुछ पड़ा हुआ है। ऐसे ही है ना, ये वेरिएबल दो हालतों में हो सकता है ना, या इस वेरिएबल खाली है या इसके अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये स्टेट है। तो हम स्टेट किसको बोलेंगे, स्टेट वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की स्टेट को, यानी किस हालत में है, वो खाली है या उसके अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोल रहे होंगे। तो इसलिए हम रिएक्ट में वेरिएबल्स को सिर्फ वेरिएबल्स नहीं बोलते, बल्कि क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, समझ आ गई बात। तो अब अगर मैं लेट ए बोलूंगा तो ये क्या होगा, स्टेट वेरिएबल, अगर ये रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट में होगा। वैसे रिएक्ट में सिर्फ इस तरह से वेरिएबल, मतलब अभी बताता हूं फिर आपको पता लग जाएगा। तो अगर मैं ये वनीला जेएस में ये कहूं लेट ए इक्वल्स टू 90, ठीक, और अगर मैं, अच्छा अब एक और सवाल कि अगर मैंने फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर कोई डेटा डिस्प्ले कराना हो, अभी तक मैं फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर क्या कराया, JSXC रेंडर किया है, यानी अलग से कंपोनेंट बनाया, उस कंपोनेंट को इंपोर्ट किया और उसको यहाँ पे क्या कर दिया, रेंडर कर दिया। तो यानी एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट रेंडर कर सकते हैं, दूसरे के अंदर तीसरा, तो यूं नेस्टेड स्ट्रक्चर हो सकता है। अभी तक मैंने रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर डेटा को डिस्प्ले नहीं किया। डेटा को डिस्प्ले कैसे करते हैं, जाहिर है किसी वेरिएबल में होता है ना डेटा, तो उस वेरिएबल को स्ट्रेट अवे JSX के अंदर क्या कर देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं। तो मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास ये तीन कंपोनेंट्स हैं, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, और इनके नीचे मेरे पास एक सिंपल पैराग्राफ का टैग है, और मैं इस पैराग्राफ के टैग में ए एक वेरिएबल है उसका कंटेंट डिस्प्ले करना चाहता हूं। ठीक, तो नॉर्मली रिएक्ट हमें अलाउ करता है ये काम किसके जरिए, करली ब्रैकेट्स के जरिए। किसके जरिए, करली ब्रैकेट्स के जरिए। अच्छा, ये मत समझिएगा कि ये करली ब्रैकेट्स हैं तो ये ऑब्जेक्ट है। ये करली ब्रैकेट ऑब्जेक्ट कब होता, जब ये JSX का पार्ट ना होता। JSX के अंदर, आई रिपीट, JSX के अंदर जब भी करली ब्रैकेट्स हों तो इसका मतलब है ये कोई एक्सप्रेशन है या कोई वेरिएबल है। एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि यहां ये भी हो सकता है a प्लस a, गॉट इट। तो ये क्या करेगा, एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करके उसका रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, और अगर सिर्फ a है तो इसका मतलब क्या है, ये किसी वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो उसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, यस, एक्सप्रेशन होता है बेसिकली two or more than two terms that are joined or combined with any mathematical expression like less than sign, greater than sign, plus, minus, division, multiplication वगैरह वगैरह। रिलेशनल ऑपरेटर्स या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, दो ही ऑपरेटर्स मेजर होते हैं। ठीक है, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जैसे भी ऑपरेटर्स हैं। तो अब अगर आप आउटपुट पे आएंगे तो ये आपके पास आ गया 90। ठीक, इट साउंड्स गुड एज फॉर नाउ, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये वनीला JS का स्टाइल है और रिएक्ट JS में इस तरह हम नहीं कर सकते या नहीं करते, तो इसके लिए मुझे एक छोटा सा बटन बनाना होगा यहाँ पे, जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं। ठीक है,
क्लिक, और आप सबको पता है कि हम रिएक्ट में आपने इवेंट हैंडलर्स या इवेंट लिस्टनर्स पढ़े हैं ना? आप जावा, मैंने एक दो एग्जांपल्स दी हैं, लेकिन आई बिलीव कि आपको ये क्लियर है कि हम किसी भी एक तो ये कि इवेंट होता क्या है, फिर इवेंट लिसनर क्या होता है। तो खैर मैंने ये एक बटन बनाया HTML का एलिमेंट और उस पर एक ऑन क्लिक का इवेंट लगा दिया, और इसके अगेंस्ट मैंने कहा जी एक फंक्शन में लिखूंगा और उस फंक्शन को बोलता हूँ टेस्ट। ठीक, इसका मतलब ये है कि ये जो टेस्ट है दैट नीड्स टू बी डिफाइंड हियर। और आपको ये पता है कि फंक्शन को लिखने का एक सिंटैक्स हम ये भी पढ़ चुके हैं, फैट एरो फंक्शन। यानी ये अगर मैं इसको ये हटा दूं तो ये बेसिकली क्या है, फैट एरो फंक्शन। और ज़ाहिर है फैट एरो फंक्शन को कॉल करने के लिए किसी नाम, किसी आइडेंटिफायर की ज़रूरत है, तो मैं ये लगा दूं। और अगर इसके पीछे मैं सिंपली लॉग लगा दूं कंसोल लॉग पे चेक करने के लिए कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी क्लिक ऑन दिस बटन। ठीक, एक बात याद रखिएगा, बल्कि पहले मैं ज़रा ये समझा दूं फिर उसके बाद याद रखवाना है आपको जो वो बताता हूँ। अगर मैं ये कंसोल लॉग में जाता हूँ, कंसोल में जाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, हेलो आ गया। अब याद रखिएगा कि जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं ना, नॉर्मली जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हम फंक्शन के साथ ये पैरेंथेसिस देते हैं। ठीक, तो इस केस में हमने फंक्शन में क्यों नहीं दिया पैरेंथेसिस? नहीं, ये एरो फंक्शन तो नहीं है यहाँ पे, ये तो कोई एरो फंक्शन नहीं है। JSX में नॉर्मली हमने ये कन्वेंशन कहाँ पढ़ी थी, जहाँ कॉल बैक फंक्शन होता था। जहाँ कॉल बैक फंक्शन होता था उसको कॉल करने के लिए हमने ये काम नहीं किया था। अगर हम ये काम करें तो फिर फंक्शन क्लिक का तो इंतजार ही नहीं करेगा, फिर डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। भाई ये स्टाइल फंक्शन को कॉल करने का नॉर्मल है। गॉट इट? तो अगर मैं इसको रख के करूंगा, ये दो तीन चीजें आपने याद रखनी है। तो ये देख रहे हैं, ये हेलो खुद ही आ गया। तो नॉर्मली जब भी ऑन क्लिक पे किसी फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करेंगे तो वो आपके क्लिक का इंतजार नहीं करेगा। तो इसलिए आप सिंपली ये काम करेंगे। ठीक, हाँ, अगर आपको कोई पैरामीटर पास करना हो तो फिर आप ये काम कर सकते हैं कि आप यहां पे लेट्स सपोज 89 भेज सकते हैं, लेकिन फिर इसको कॉल करने का तरीका भी सिंपल नहीं रहेगा। इसके लिए एक और कन्वेंशन होगी कि आप इसको भी कॉल बैक बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा पहले मैं सिंपल डिस्कस कर लूं तो फिर। तो ये सिर्फ अभी तक सिर्फ इतना याद रखें कि जब भी आप JSX में कोई फंक्शन कॉल करेंगे तो फंक्शन को डायरेक्ट वनीला JS की तरह कॉल नहीं करेंगे, इसके साथ बतौर कॉल बैक फंक्शन वाला रवैया रखेंगे, बिकॉज इट हैज टू वेट फॉर द क्लिक। ठीक, अब अगर आप वापस यहां आए और मैं इसको क्लिक करूं, दैट्स इट, एटलीस्ट खुद रिफ्रेश पे कुछ नहीं चलेगा। नॉर्मल डॉम में तो हम कर चुके हैं ना ऑलरेडी, वो भी ऐसे ही होगा। यानी कॉल नॉर्मल डॉम में तो कॉल बैक फंक्शन जब भी होगा ना, क्योंकि यहां आपको पिक्चर क्लियर नहीं हो रही कि ये कॉल बैक है या नहीं है। नॉर्मल डॉम में तो आपको देख के पता लग जाता था ना कॉल बैक है। कैसे देख के पता लग जाता था? जब एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन बतौर पैरामीटर पास हो रहा तो आपको देख के पता लग जाता था कॉल बैक है। यहां इसको देख के शक्ल से पता लग रहा है कॉल बैक है या नहीं, इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन अलग से दे रहा हूं। उसकी एक्सप्लेनेशन तो दे के आ चुका हूं ना। अभी वही करने लगा हूं ना, यानी अभी मैं क्या बता रहा हूं आपको, नुकसान। तो नुकसान में वही काम करूंगा आपको। ठीक है, ये पता लग गया। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं क्लिक पे हेलो ना डिस्प्ले करूं, बल्कि क्लिक पे क्या करूं, ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूं। क्या कर दूं? ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूं। तो ए की एग्जिस्टिंग वैल्यू जो भी होगी, ए प्लस प्लस करने से ए में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये सबको पता है ना? जिसको नहीं पता बेटा, ये 2 दफा प्लस हो तो इसका मतलब है कि ए या किसी भी वेरिएबल की जो एक्चुअल वैल्यू उसमें एक इंक्रीमेंट कर दो। यानी ए की वैल्यू 90 है तो क्या कर दो 91, 91 है तो क्या कर दो 92। लेकिन ये इंक्रीमेंट लगेगा कब?
जब बटन पे क्लिक होगा ये फंक्शन फायर होगा, ये फंक्शन फायर होकर अंदर आएगा और ए में क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। अब आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा बेटा। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने क्लिक किया 90 हुआ, 90 को कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। फिर क्लिक किया 90 को कुछ हुआ, फिर क्लिक किया 90 को कुछ हुआ, नहीं हुआ। अब यहाँ दो काम हो रहे हैं, इधर गौर से सुनिएगा, और यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिएक्ट की स्टेट को समझने के लिए। ये इंक्रीमेंट हो रहा है, आई गारंटी कि इंक्रीमेंट हो रहा है। नहीं किया कुछ नहीं है, इसलिए ज़ाहिर नहीं अपडेट हो रहा, लेकिन ये इंक्रीमेंट हो रहा है वेरिएबल, इतनी बात कंफर्म है। हमें कैसे पता ये इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि ए कहां पे पड़ा हुआ है, मेमोरी में ना, तो इंक्रीमेंट भी कहां होगा, मेमोरी में। अगर मैं यहां पे आपको एक लॉक करके दिखा दूं कि ये इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ए करके दिखा दूं और फिर यहां पे आऊं, तो अब जरा यहां देखिएगा और यहां भी देखिएगा 90 को। मैंने क्लिक किया, इधर क्या आ गया और इधर क्या है, इसका मतलब यह है कि मेमोरी में 91 है, अपडेट हो गया, यूआई में वो अपडेटेड वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। यही पॉइंट है जहां से आपको स्टेट की सही समझ आएगी। मैं दोबारा इसको अपडेट कर देता हूं, तो वो जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी 91, उसको क्या कर दिया उसने, मेमोरी में अपडेट हो रहा है, इट्स नॉट गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑन द यूआई। तो यूआई में रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने एक बात कही कि हमें बहुत लंबा चौड़ा काम करने का, वनीला जेएस का स्टाइल था। अगर हम ये चाहते हैं कि क्लिक पे वैल्यू मेमोरी में तो अपडेट हो रही है, तो हमें पता लग गया, कंफर्म हो गया, ये वापस किधर आए, यूआई में भी आए ना, तो फिर हम क्या करेंगे, यूआई में कहां डिस्प्ले हो रही है, इधर पी में, तो मैं यहां पे क्या कहूंगा जी, आईडी इक्वल्स टू वैल कर लें, और फिर यहां पे क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें क्या कहूंगा जी, सॉरी आईडी में दोबारा आईडी लिखने की जरूरत नहीं होती, वैल डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू ए। अब अगर मैंने कुछ गलती नहीं की प्लेन जावास्क्रिप्ट में, तो फिर मैं अब इसे रिफ्रेश करता हूं एक दफ़ा और इस पर क्लिक करता हूं, तो कैन यू सी कि अब इधर भी अपडेट हो रही है और इधर भी रिफ्लेक्ट हो रही है। अच्छा, इस पर खुश होने की जरूरत नहीं है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, ये पुराना तरीका है जावास्क्रिप्ट का। अगर हमने रिएक्ट में भी यही करना है, तो फिर रिएक्ट का फायदा, बेसिकली ये तो बहुत सिंपल सी वैल्यू है ना, बहुत सिंपल सी बेयर मिनिमल एग्जांपल है। बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जांपल में जब एक रिच यूआई होगा तो फिर तो ये काम नहीं होगा। तो मैंने पिछली क्लास में मना किया था कि आप में से किसी ने सवाल किया था कि क्या रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, तो अब आप जवाब दें, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अभी जो मैंने किया है, ये मैंने रिएक्ट के अंदर क्या लिखा है, वनीला जेएस, ठीक है, लिख सकते हैं लेकिन लिखेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि भाई अगर हम यहाँ भी जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट तो जाके किसको एक्सेस कर रहा है, रियल डॉम को एक्सेस कर रहा है। रिएक्ट किसकी बेस पे काम करता है, वर्चुअल डॉम की बेस पे काम करता है। तो भाईजान जब हमारे पास वर्चुअल डॉम है, तो रियल डॉम में क्यों जाना है, और अगर रियल डॉम में जाना है तो फिर रिएक्ट क्यों यूज कर रहे हैं, फिर जावास्क्रिप्ट पे जाएं जरा। तो ये जो मैंने पूरी फिलॉसफी पीछे समझाई थी ना थ्योरेटिकली, आज उसका प्रैक्टिकल देख लिया आपने। मतलब इट कैन बी अचीव्ड बट इट इज नॉट द वे वी आर सपोज्ड टू डू थिंग्स इन रिएक्ट, क्योंकि ये रियल डॉम में को एक्सेस कर रहे हैं और रियल डॉम कॉस्टली है। समझ आ गई बात, अब आपका भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये काम हम नहीं करेंगे। व्हाट एल्स इज, अब जरा आपको स्टेट समझ आएगी। ये भी नहीं करेंगे तो फिर ये भी नहीं करेंगे, और फिर करेंगे क्या। पहली बात तो यह है कि हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम स्टेट वेरिएबल्स को वनीला जेएस की तरह नहीं लिखते। अब मैं नाम क्या ले रहा हूं, स्टेट वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल नहीं। तो याद रखिएगा कि जब भी आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है रिएक्ट के अंदर, तो उसके लिए आप एक स्पेशल बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज यूज स्टेट। और ये यूज स्टेट, देखिए मैंने यूज स्टेट लिखा तो ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गया। तो यूज स्टेट क्या है, जब भी आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको इनिशियल वैल्यू असाइन करनी है, तो आप उसको जावास्क्रिप्ट यानी वनीला जेएस की तरह नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू डू ऑल्टरनेट ऑफ दिस, यानी ये वनीला जेएस में था, रिएक्ट में ये है। तो यूज स्टेट बेसिकली क्या है, वैसे तो ये हुक है, और हुक क्या है, हुक इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन, यानी ये फंक्शन ही है, क्योंकि आपको पता है कि ये कन्वेंशन किसकी है, फंक्शन को कॉल करने की, ठीक है। तो यूज स्टेट इज अ हुक विच इज ऑब्वियसली अ स्पेशल फंक्शन
that is used to declare and assign a value to a state variable. बात समझ आ गई है? तो अगर मैं सिर्फ ये लिखता ना यूज स्टेट, तो ये फंक्शन कॉल है, लेकिन आपको पता है कि फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, और फंक्शन की रिटर्न होने वाली वैल्यू आप किसी वेरिएबल में क्या करते हैं, सेव करते हैं. तो दैट्स द रीजन कि लेट ए इक्वल्स टू दिस. और अगर मैं इसको इनिशियल वैल्यू 90 देना चाहूं तो मैं इस ब्रैकेट में ये 90 पास कर दूंगा. इस ब्रैकेट में क्या पास कर दूंगा? अब ये दोनों लाइनें एक ही काम कर रही हैं. क्या? दिस वाज डूइंग, यानी दिस वाज असाइनिंग 90 टू द वेरिएबल ए एंड दिस इज आल्सो असाइनिंग 90 टू द वेरिएबल ए. फर्क सिर्फ ये है कि जब हम स्टेट यूज करते हैं तो बिहाइंड द सीन इंटरनली जो डॉम को अपडेट करने वाला काम है ना, वो सारा का सारा किसके जिम्मे चला जाता है? रिएक्ट के जिम्मे चला जाता है. हमें वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और ये वो और सजा खबर और बाकी सारा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती. अब जरा देखिएगा, ये ए है ना, तो मुझे, अच्छा एक और बात, जरा इंपॉर्टेंट बात है. अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस फंक्शन को हटा दूं और इसको भी हटा दूं, अभी अपडेट वैल्यू नहीं होगी, तो इसका मतलब यह है कि ये ए की वैल्यू कहां से आ रही है? इस ए से. और इस ए में वैल्यू कौन असाइन कर रहा है? रिएक्ट खुद. तो मुझे ए में 90 नजर आना चाहिए ना यहां पे, एंड दैट्स वेयर आई एम गेटिंग द 90 हियर. ठीक, ये एरर्स क्यों आ रहे हैं इनको हम जरा बाद में देख लेते हैं. अभी ओके, सो दिस इज व्हाट 90. तो ये 90 हमने वनीला जेएस से लिखा तब भी वैसे ही आया और रिएक्ट जेएस से लिखा तब भी. फर्क कहाँ आएगा जरा अब देख लीजिएगा. मैं दोबारा इसको रिवर्ट कर रहा हूँ इन फंक्शंस को, और अब हमें a++ की ज़रूरत नहीं है. याद रखिएगा कि जब भी हम यूज स्टेट को इस्तेमाल करेंगे ना, तो यूज स्टेट हमेशा हमें एक के बजाय दो चीज़ें रिटर्न करेगा. ये हमेशा याद रखिएगा. यूज स्टेट का फंक्शन हमें कितनी चीज़ें रिटर्न करेगा? दो चीज़ें रिटर्न करेगा. वैसे चीज़ एक ही रिटर्न करता है, लेकिन हम उसको डीस्ट्रक्चर करते हैं. तो अगर मैं ये करूं तो इसका क्या मतलब है? पूरा जवाब देना. किसकी डिस्ट्रक्चरिंग? अरे की. तो अरे की डिस्ट्रक्चरिंग कब होती है? जब हमें पता हो कि राइट साइड पे क्या है? अरे पड़ी हुई है. तो अब आपको ये देखकर पता लग गया कि यूज स्टेट क्या रिटर्न करेगा? एक अरे रिटर्न करेगा. समझ आ गई बात? राइट साइड पे फंक्शन है ना, तो क्या फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है? फंक्शन एक नंबर रिटर्न कर सकता है? फंक्शन एक बुलियन रिटर्न कर सकता है? फंक्शन एक स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है? तो फंक्शन को अरे रिटर्न करने में कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी ना. तो यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर, यानी इसकी शक्ल देख के हमें नहीं पता कि ये क्या रिटर्न करेगा. वैसे तो मैं अगर बता दूं या डॉक्यूमेंटेशन में देख लो तो वो क्लियर बता देगा. अगर शक्ल देख के नहीं पता तो लेफ्ट साइड पे जब भी कभी लिखा हुआ देखे ना स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो इसका मतलब है भाईजान ये लेफ्ट पे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि मस्ती किसकी है? राइट साइड वाले की, कि वो अरे रिटर्न कर रहा है. क्लियर? अब मैंने ये कहा था कि उस अरे ने जो रिटर्न कर, यानी अरे के अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं ना, वैल्यूज होती है ना. तो यहां पे आप कुछ भी लिख लें, इसका मतलब क्या है? उस अरे के अंदर जो पहली वैल्यू होगी वो किस में असाइन हो जाएगी? एक्स में. अग्री? और इसका मतलब क्या है? उस अरे में जो दूसरी वैल्यू होगी वो किस में असाइन हो जाएगी? वाई में. दिस वाज, इसलिए कहा था कि अरे डिस्ट्रक्चरिंग और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा. बस हमेशा यूज स्टेट दो ही वैल्यूज रिटर्न करता है. ठीक है? उन दो वैल्यूज को आप जिस मर्जी नाम के वेरिएबल में सेव कर लें, ये आपकी चॉइस है. एक्स वाई कर लें, एबीसी कर लें, जी कर लें, पी क्यू आर कर लें, कुछ भी कर लें. ठीक? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे कर रहा हूं जी वैल कर रहा हूं. वैल का मतलब वैल्यू या नम कर रहा हूं. मैंने कहा ना, ये तो आपने डिस्ट्रक्चरिंग में भी देखा था कि अरे को डिस्ट्रक्चर करते वक्त वेरिएबल में वैल्यू कुछ भी असाइन कर दी. और साथ में जो दूसरा वेरिएबल होगा ये हमेशा एक फंक्शन होगा. यानी यूज स्टेट फंक्शन एक अरे रिटर्न करेगा. उस अरे में दो एलिमेंट्स होंगे, एक पहला एलिमेंट एक वैल्यू होगी और दूसरा एलिमेंट एक फंक्शन होगा. और उस फंक्शन को हम यूज करेंगे सेट नम. अच्छा, ये कन्वेंशन है कि जो पहली चीज होगी ना उसको आप कोई भी वेरिएबल नाम दे दें, और जो दूसरी चीज होगी उसको आप नाम वही दें लेकिन साथ में प्रीफिक्स क्या लगा दें?
सेट लगा दें। यानी अगर मैं इसको नाम देता ए, तो इसको क्या नाम देता? सेट ए। अगर मैं इसको नाम दे देता एक्स, इसको नाम क्या दे देता? सेट एक्स। तो सिर्फ कन्वेंशन याद रख लें कि यूज स्टेट एक अरे रिटर्न करती है, उसकी दो वैल्यूज को हम डिस्ट्रक्चर करते हैं। पहली वैल्यू वेरिएबल होता है, दूसरी वैल्यू सेटर फंक्शन होता है, इसलिए हमने उसको क्या लिखा है? सेट का प्रीफिक्स लिखा है। वैसे सेट का प्रीफिक्स जरूरी नहीं है, आप कुछ मर्जी रैंडम लिख लें एबीसी, लेकिन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगेन वही बात, ठीक है। तो बस ये पूरी होगी रिएक्ट की बात। एक्स सेट एक्स। अब ये हम ये वाला जो एक्स है इस ए के बजाय यहां पे ये यूज कर लेंगे। क्लियर होगी ये बात? अब आप देखिएगा होगा कुछ भी नहीं, अब भी वही है, वो तो कुछ नहीं था क्लिक पे, क्योंकि क्लिक में हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। बल्कि ये समझ आ गया कि जावास्क्रिप्ट में ये काम होता है और उसका मुतबादल रिएक्ट में ये काम होता है। ये पूरी लाइन लिखने का मतलब पता है क्या है? आई हैव जस्ट declared a variable and assigned an initial value 90 to that variable, and because of this, because of using use state, now this x is called as a state variable. क्या कहलाएगा? और ये मैंने इसको state क्यों कहा? it will contain state of data, या इसमें कुछ डेटा होगा या नहीं होगा। अब मैं जब क्लिक करता हूं टेस्ट का फंक्शन कॉल होगा, टेस्ट के फंक्शन के अंदर आए तो मुझे वैल्यू अपडेट करनी है किसकी? एक्स की। तो अब सेटर फंक्शन है ना, जब भी आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करेंगे, यानी आप रिएक्ट में क्या करते थे? a इक्वल्स टू 90, तो नीचे जाके a इक्वल्स टू क्या कर देते? दिस। एक्सेप्टेबल था ना वनीला जेएस में, यहां ये नहीं करेंगे। यहां जब भी उस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना है तो व्हाट यू विल डू, आप हमेशा इस फंक्शन को यूज करेंगे, सेट एक्स, ए की जो भी वैल्यू है उसमें प्लस कर दो 6, सॉरी एक्स। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी नहीं हुई? जरा इसका आउटपुट देखते हैं, फिर मजीद क्लियर करते हैं आपको। क्या हुआ? क्या हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कोई वनीला जेएस की अप्रोच नहीं लड़ाई, सिंटैक्स छोटा हो गया और मतलब आई मीन यूआई भी रिएक्टिव हो गई है, फौरन रिएक्ट कर दिया यूआई। नॉर्मली हुआ क्या कि जब भी मैं टेस्ट का फंक्शन कॉल कर रहा हूं ये इस फंक्शन को हिट कर रहा है, और इस फंक्शन में जाके हमने सेटर वेरिएबल लिया जो कि हमें स्टेट ही देती है, और एक्स जो भी लास्ट वैल्यू है वो लें और उस पर क्या ऐड कर दें? 6 ऐड कर दें, कुछ भी ऐड कर दें, ये आपकी चॉइस है। माइनस कर दें या माइनस कर दें या प्लस कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, कुछ भी कर दें। तो अब हम अगर वापस इस पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, दिस इज इट्स नॉर्मल स्टेट, और अगर मैं क्लिक करूंगा 84, क्लिक 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 क्लिक, यहां तक सबको बात क्लियर हो गई है? दिस इज हाउ रिएक्ट प्लेस विद द स्टेट। अब आप इस सेटर फंक्शन के अंदर जितनी मर्जी लॉजिक लिखना चाहे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं जी कि ये जो वैल्यू है ये मिनिमम 0 तक जा सकती है, 0 से नीचे नहीं जा सकती। ये देखना जा रही है ना, और ये माइनस में जा, तो आई कैन रिस्ट्रिक्ट इट कि ये 100 से ऊपर ना जाए और 0 से। तो कोई सजेस्ट कर सकता है जल्दी? हाँ, इफ एल्स यूज करेंगे तो क्या करेंगे? इफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो देन क्या करो? बस चलेगा ना? क्यों नहीं चलेगा? हाँ, अच्छा ये बात भी सुन लें कि अगर इफ की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट हो तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती। ये नहीं, ये एरो फंक्शन वाला काम नहीं है, लेकिन इफ की बॉडी में, ये तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में भी चलता है, इफ की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट हो तो पैरेंथेसिस की जरूरत, करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल चलें, आप अगर परेशान हो रहे हैं तो मैं लगा देता। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात आप ये लिखा हुआ देखेंगे तो परेशान ना होइएगा, क्योंकि इफ की बॉडी में भी अगर एक स्टेटमेंट हो, बाज़ औक़ात सिर्फ ये लिखा होगा। अब ये चलना चाहिए ना ब्रैकेट के अलावा,
ज़रा देखिएगा क्यों चला। मैंने जब हिट किया प्रेस तो ये यहाँ पे गया यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या थी 90, 90 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो उसने क्या कर दिया डिक्रीमेंट कर दिया। वापस जाएगा 84 से घट 90 से घट के क्या हो जाएगी 84, 84 इज स्टिल ग्रेटर देन 0, फिर डिक्रीमेंट होगा 0 0 0, जब तक ये 0 से लेस आएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यानी अब देखिएगा, यानी ये वैल्यू जब तक 0 से बड़ी रहेगी डिक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक। और ये अगर आप इक्वल हटा दें यहां से, क्योंकि जब लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी जब 0 के बराबर हो तब भी डिक्रीमेंट करो, तो इसलिए -6 तक जा रहा है, तो वो हमने हटा दिया, ठीक है। अब ये 0 से नीचे नहीं जाएगा। तो मतलब ये करने का मकसद ये है कि आप इसके अंदर फिर मजीद जितनी मर्जी, अब मैं क्लिक कर रहा हूं नहीं हो रहा, ठीक। आप जरा एक और जादू करें, यानी उसकी मैनिपुलेशन ही है, मैं आगे नहीं पढ़ाना चाहता बिकॉज टाइम खत्म हो गया। अब मैं चाहता हूं कि जब 0 पे वैल्यू पहुंच जाए तो क्लिक तो हो नहीं रहा, यानी वैल्यू तो डिक्रीज हो नहीं रही, बटन ही डिसेबल कर दो कि क्लिक ही ना हो। डिस्प्ले बिल्कुल करवा दो, डिस्प्ले करवा दो, बाकी वैल्यूज कहां डिस्प्ले हो तो रही है, उसी को तो अपडेट कर रहे हैं, और कहां डिस्प्ले करानी है। इकट्ठी भी डिस्प्ले करा सकते हैं, सारा कुछ करेंगे। फिलहाल एक काम है क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है कि जब ये 0 पे पहुंच जाए तो बटन क्या कर दो। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज भी है कि अगर ये 100 से ऊपर जाए तो फिर भी क्या कर दो, बटन भी डिसेबल कर दो, और ठीक है। तो अब जरा देखिएगा स्टेट को जरा और कैसे यूज करते हैं। बटन डिसेबल कैसे होता है पता है आपको, HTML में बटन के साथ क्या लिख दें, डिसेबल लिख दें तो बटन डिसेबल हो जाएगा, या इवन डिसेबल को ट्रू कर दें तो फिर भी क्या होगा, डिसेबल्ड होगा। समझ आ गई बात, ये नॉर्मल HTML है, ये तो पता ही आपको। तो अब हम ये चाहते हैं कि नॉर्मली डिसेबल ना हो, बल्कि कब हो, जब ये वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो फिर क्या करेंगे, वैसे तो मेरे पास एक टर्नरी ऑपरेटर है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को टर्नरी ऑपरेटर का पता है, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं इसको मिटा दूंगा और सिंपल पे आ जाऊंगा। पहले मैं जरा वो देखता हूं, मुझे बताइएगा कितने लोगों को पता है। मैं कहता हूं x इज लेस देन 0, लेस देन आर इक्वल टू 0, क्वेश्चन मार्क, ट्रू अदरवाइज फॉल्स। कितने लोगों को ये स्टेटमेंट पता है, सिर्फ 2-3 लोगों को पता है, ठीक है, बाकियों को नहीं पता, इसलिए मैं इस स्टेटमेंट को रिवर्ट करता हूं। बटन इनेबल है, इनेबल है, इनेबल है, इनेबल है, इनेबल है, इनेबल है, बटन डिसेबल हो गया जो ही 0 पे पहुंचा, ठीक है। ये दो के सिंपल काम है, लेकिन चूंकि कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं इसको वापस आऊंगा जब टर्नरी ऑपरेटर पे तो दोबारा समझाऊंगा। अभी बाय डिफॉल्ट बटन क्या है, डिसेबल्ड है, इवन वैल्यू 90 है। तो मैं एक और काम करता हूं, मैंने कहा ना जब भी मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा तो क्या करूंगा, इज डिसेबल्ड सेट इज डिसेबल्ड यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट। मैंने क्या कहा, वेरिएबल डिक्लेयर करना, तो वेरिएबल में बुलियन वैल्यू भी हो सकती है, नंबर भी हो सकता है, अरे भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये स्टेट क्या कंटेन कर रही है, बुलियन वैल्यू, ट्रू या। तो अब मैं कहता हूं, लेकिन इसमें भी मुझे काम वही करना पड़ेगा कि टर्नरी ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा फिर भी यहां पे, दो कि ये सिंपल हो गया। तो सॉरी, नहीं एल्स की लगा सकते हैं, लेकिन मैं एल्स इधर करना पड़ेगा ना, अभी वही करने लगे, वही कर देते हैं। चले अब जरा ये देखें गौर से, डिसेबल्ड की वैल्यू क्या है और इस डिसेबल्ड की वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट ट्रू। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ये डिसेबल हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट में क्या हो जाएगा, ये लेट्स सी, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट में क्या हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट डिसेबल ना रहे, बल्कि क्या हो, बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड रहे। अच्छा, यहां से हमने, मुझे नहीं पता ये कंफ्यूज तो नहीं कर रही है आपको।
अब ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ठीक। मैं चाहता हूं कि एक खास जगह पे पहुंचकर ये क्या हो जाए, और वो जगह कौन सी है, 0 से लेस पे। तो अब मुझे बताएं कि इफ की बॉडी में एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखनी है तो मैं ये कर सकता हूं। अब मैं चाहता हूं कि जो ही x, जब तक x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे तो वैल्यू को डिक्रीमेंट भी करते रहो, और साथ में या एक और कंडीशन लगा ले, इफ x लेस देन और इक्वल टू 0 तो क्या करो, सेट इज डिसेबल्ड, और इसकी वैल्यू डिफॉल्ट क्या थी, और यहां क्या कर दो, ट्रू। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, ताकि मैं थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लूं। एक ही काम किया दोनों सूरतों में। बाय द वे ये काम करने का ज्यादा अच्छा तरीका तो वही था जो यहां हुआ था, लेकिन चूंकि मैंने टर्नरी ऑपरेटर नहीं पढ़ाया तो वैसे भी आपको एक चीज को करने के एक से ज्यादा तरीके क्या आने चाहिए, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब भी ये टेस्ट का फंक्शन कॉल होगा ना तो ये एक के बजाय दो काम करेगा। क्या काम करेगा, एक तो इट वुड टेक केयर ऑफ दिस डिक्रीमेंट, दूसरा इट वुड टेक केयर ऑफ दिस इनेबल एंड डिसेबल। तो ये वाली स्टेटमेंट सिर्फ तब चलेगी जब x की वैल्यू 0 के बराबर या लेस होगी। लेस वाली तो कंडीशन नहीं बनेगी, 0 पे सारा कुछ आउट हो जाएगा, समझ आई बात। और ये वाली कंडीशन क्या चलेगी, हर दफा चलेगी। लेट्स सी इट इफ इट वर्क्स। बाय डिफॉल्ट बटन इनेबल्ड, गॉट इट, समझ आ गई बात। तो खार बाकी कुछ समझाने की कोशिश आज नहीं की मैंने, सिर्फ आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि जब भी आप कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में सेव करें तो रिएक्ट में उस वेरिएबल को या उस वेरिएबल को आपने क्या बनाना होता है, बेसिकली स्टेट वेरिएबल बनाना होता है, और दैट स्टेट वेरिएबल इज मेड यूजुअली यूजिंग यूज स्टेट हुक। नॉर्मली इसको क्या कहते हैं, यूज स्टेट हुक। तो यूज स्टेट, ये हुक क्या बला है, ये हम कस्टम हुक्स जाके खुद बनाएंगे अपनी। हुक इज नॉर्मली अ फंक्शन, अ स्पेशल काइंड ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। और ये हमेशा जब भी किसी भी फंक्शन के स्टार्ट में यूज लिखा हो तो वो अंडरस्टूड है हुक है। किसी फंक्शन का नाम स्टार्ट यूज से हो रहा हो तो क्या है, यहां तक बात समझ आ गई है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। हम ये चीज बेशुमार दफा यूज करेंगे, और कल हम ये यूज स्टेट विद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, यूज स्टेट विद अरे यूज करेंगे, और यूज स्टेट विद अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से मजीद समझ आ जाएगी कि यूज स्टेट की बेसिकली कहाँ कहाँ क्या क्या यूटिलाइजेशन है। डिपेंड करता है कि अगर आगे जो फंक्शन आपने असाइन किया है वो जो अरे रिटर्न करता है वो 2 से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न कर रहा है या नहीं रिटर्न कर रहा है। वैसे तो मैंने इसीलिए इसका स्ट्रक्चर पूरा खोल के आपके सामने रख दिया। अब आप जाके यूज स्टेट फंक्शन को एक्सप्लोर करें और देखें कि क्या वो कितनी वैल्यू रिटर्न करता है। तो आपको आपका जवाब आपके सवाल का खुद ही मिल जाएगा कि अगर यूज स्टेट 2 से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करता है तो यस वी कैन एक्चुअली, बेसिकली लेफ्ट साइड में हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं ना। और कलेक्ट क्या चीज़ होती है, जो चीज़ कोई जितनी हमें देगा उतनी ही कलेक्ट करेंगे ना। तो यूज स्टेट कितनी वैल्यूज देगा, जितनी देगा उतनी ही कलेक्ट करेंगे, तो ये 2 ही देता है। यस एब्सोल्युटली, स्टेटलेस कंपोनेंट हो जाएगा, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ऑनलाइन में से किसी का क्वेश्चन जी, फिर हम, अच्छा मीटिंग एंड हो गई, ठीक है। आज लगता है हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, व्हाट हैपेंस दिस, ये